नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दिव्या और ज्ञानशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो आपने ढेरों कविताएं पढ़ी और सुनी होगी, परंतु आज जिस कविता की व्याख्या मैं करने वाली हूँ वह काफी अलग है, क्योंकि अगर आप इसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़कर विजुअलाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन के खूबसूरत से स्पॉट पर बैठे हैं, जहां चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनका जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था। इन्हें प्रकृति से असीम लगाव था। सुमित्रा नंदन पंत जी ने बचपन से ही प्रकृति के ऊपर सुंदर रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। सन 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी साहित्य में इनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पंत जी की कुछ प्रमुख कृतियों के नाम हैं शिल्पी, सौवर्ण, मानसी, युगवाणी, उत्तरा इत्यादि। 28 दिसंबर सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इन लाइनों में पावस ऋतु का अर्थ होगा मॉनसून सीजन। पर्वत प्रदेश हम ऐसी जगह को कहते हैं, ऐसे स्थान को कहते हैं जो कि पर्वतों से घिरा होता है, यानी कि कोई भी हिल स्टेशन। परिवर्तित का शाब्दिक अर्थ होता है बदलता हुआ, जो हमेशा बदलता रहे, चेंज होता रहे। तो प्रथम दो पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से की जाएगी। वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में होने वाले बदलाव का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय क्षेत्र था, जहां प्रकृति का रूप हर पल बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कभी धूप निकल रही थी तो कभी बारिश हो रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। इन पंक्तियों में मेखलाकार का अर्थ होगा मेखला के आकार का। मेखला हम करघनी यानी कि वेस्ट चेन को बोलते हैं, जो कि गोल आकार की होती है। अपार का शाब्दिक अर्थ होगा बहुत अधिक, टू मच। मेखलाकार पर्वत अपार, इसका अर्थ होगा जो असंख्य पर्वत हैं, जो ढेरों पर्वत हैं, वह गोलाकार हैं। सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। दृग हम आंखों को कहते हैं। सुमन का अर्थ होता है फूल। तो जो पर्वत हैं, जो असंख्य श्रृंखलाबद्ध पर्वत हैं, उन पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इन्हीं खिले हुए फूलों को कवि ने पर्वत की आंखों के समान बताया है। अब इन आंखों से पर्वत क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर हमें अगली पंक्ति में पता चलता है। अवलोक रहा है बार बार। अवलोक का अर्थ होता है देखना, ऑब्जर्व करना। तो इन खुली आंखों से, इन पुष्प रूपी आंखों से पर्वत बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। नीचे जो पानी है, जो जल है, उसमें निज का, स्वयं का, अपना महा आकार, विशाल स्वरूप। पर्वत नीचे जल में स्वयं का विशाल स्वरूप, विशाल आकृति देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ चरणों शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जिसके चरणों में, किसके चरणों में? जो श्रृंखलाबद्ध पर्वत हैं, जो चेन ऑफ माउंटेन है, हिल्स हैं, उनके चरणों में, यानी कि उनके फुट में, फुट हिल्स में पला ताल, एक ताल पल रहा है। वर्षा का पानी जो इकट्ठा हुआ है, उससे एक ताल बन गया है। तो फुट हिल्स में वर्षा के पानी से जो भी ताल बना हुआ है, वह दर्पण सा फैला है विशाल।
दर्पण हम आईने को कहते हैं, मिरर को कहते हैं, वह आईने की तरह दूर दूर तक फैला हुआ है। यानी कि जो पानी है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही साफ है। इसीलिए पर्वत अपने आप को, अपने विशाल स्वरूप को उस ताल के पानी में देख पा रहा है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से होगी। करघनी के आकार की तरह पहाड़ श्रृंखलाबद्ध दूर दूर तक फैले हुए थे। उन पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस पर्वत श्रृंखला के नीचे दर्पण के समान फैला हुआ विशाल सरोवर था। ऐसा लगता था मानो श्रृंखलाबद्ध पर्वत अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों को खोलकर अपने चरणों में वर्षा के जल से बने हुए और फैले हुए विशाल जल रूपी दर्पण में बार बार अपने आकार को देख रहा है। मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ मोती की लड़ियां हम पर्ल स्ट्रिंग्स को कहते हैं। झरते हैं मतलब बहते हैं। निर्झर यहाँ पर वाटरफॉल को कहा गया है। तो जो वाटरफॉल है, जो पहाड़ों के बीच से जो झरना बह रहा है, वह मोती की लड़ियों सी सुंदर दिख रहा है। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरि का अर्थ होता है पर्वत यानी हिल्स। गौरव हम सम्मान या यश को कहते हैं। झरझर, इन लाइनों में जो झरने की आवाज है, जो वाटरफॉल का साउंड है, उसको कहा गया है। तो जो पंक्तियां हैं, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से की जाएगी। कवि ने पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का, बदलाव का मनोहारी वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु में झरझर की आवाज करते हुए बहते हुए झरने मानो पर्वत का यशोगान कर रहे हैं, जो पूरे शरीर में मस्ती का नया जोश भर देता है। झाग से भरे हुए बहते झरने मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लगते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। गिरिवर का अर्थ होता है पहाड़। उर हम हृदय यानी हार्ट को कहते हैं। तरुवर का शाब्दिक अर्थ होता है पेड़। और जब हमारे मन में या किसी के भी मन में ऊपर उठने की आकांक्षा होती है, एम्बिशन होता है टू राइज हाई, तो हम उसे उच्चाकांक्षा बोलते हैं। तो इन पंक्तियों में तरुवर यानी पेड़ की उच्च आकांक्षा के बारे में कवि ने बताया है कि किस प्रकार से पहाड़ों के हृदय से जो पेड़ खड़े हुए हैं, उठे हैं, उनके मन में और ऊंचा उठने की आकांक्षा है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव का अर्थ होता है शांत। नभ का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश यानी स्काई। एकटक देखने को हम अनिमेष कहते हैं। कोई भी वस्तु जब हिलती डुलती नहीं है तो उसे बोलते हैं कि यह वस्तु अटल है। तो इन पंक्तियों में पेड़ों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वह पेड़ एकटक आकाश की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ऊंचा उठने की आकांक्षा है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से की जाएगी। पर्वत की चोटियों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो ऊंचा उठने की कामना लिए हुए शांत आकाश की ओर एकटक, चिंतित और स्थिर होकर अपने लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति स्थिर भाव से अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा रहता है। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर। इन पंक्तियों में भूधर का शाब्दिक अर्थ होगा पहाड़। तो कवि ऐसा बता रहे हैं कि ये जो पर्वत हैं, श्रृंखलाबद्ध पर्वत हैं, वह अचानक कहीं उड़ गए। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कैसे उड़े। इसका उत्तर हमें दूसरी पंक्ति में मिलता है। फड़का अपार पारद के पर। पारद का अर्थ होता है पारा। पारा देखने में
धवल एवं चमकीला होता है। तो कवि यह कल्पना कर रहे हैं कि जो पर्वत श्रृंखला है वह पारे के समान धवल एवं चमकीले पंखों को फड़फड़ाकर अचानक कहीं उड़ गए, यानी अब वह आंखों से ओझल हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से की जाएगी। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में होने वाले मनोरम प्राकृतिक परिवर्तन का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि वर्षा ऋतु में बादलों के छा जाने से ऐसा लगता है कि अचानक पर्वत अपने बादल रूपी बड़े बड़े पारा जैसे साफ और चमकीले पंखों को फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज, नॉइज। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ, जो बाकी रह गया है, जो लेफ्ट ओवर है। निर्झर का शाब्दिक अर्थ होता है वाटरफॉल, यानी कि झरना। ऐसे में जब पर्वत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह कहीं उड़ गए हैं, तो सिर्फ बहते हुए झरने की आवाज ही अब बची रह गई है, बाकी है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लगता है जैसे धरती पर अंबर टूट गया हो, यानी आकाश जो है वह टूटकर गिर गया हो। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। क्योंकि बादलों के कारण पर्वत दिखाई नहीं देता है, ऐसे में केवल झरनों के बहने की आवाज ही सुनाई देती है, मानो धरती पर आकाश टूटकर गिर गया हो। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि ने पिछली पंक्तियों में अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो भी सिचुएशन है उसे दिखाने के लिए, समझाने के लिए जो वो इमेजिन कर सकते हैं उनको पंक्तिबद्ध किया है। तो कवि समझा रहे हैं कि जो शाल के वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वह सभय यानी भय के सहित, यानी कि डर के पृथ्वी में, धरा में धंस गए हैं। उठ रहा धुआं यानी कि धुआं उठ रहा है। जल गया ताल, ऐसा प्रतीत होता है कि जो ताल है, तालाब है, वह जल रहा है और उसमें से धुआं उठ रहा है। वास्तव में कवि ने स्मोकी क्लाउड्स को, जो धुएं के जैसे बादल होते हैं ब्राउन, उनको बताने के लिए इन पंक्तियों का इस्तेमाल किया है कि ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई है और उसके ऊपर धुआं उठ रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। विचर विचर का अर्थ होता है घूम घूम कर। जलद हम बादल को कहते हैं और यान जैसा आप जानते हैं कि ऐसी वस्तु जो उड़ सके। तो जो बादल रूपी यान है, जो क्लाउड शिप्ड प्लेन है, उसमें घूम घूम कर, अब प्रश्न यह उठता है कि उसमें कौन घूम रहा था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र जो है वह वर्षा ऋतु के देवता हैं। तो कवि ऐसा कह रहे हैं कि जो इंद्र हैं, जो वर्षा ऋतु के देवता हैं, वह बादल रूपी यान में, विमान में घूम रहे थे और इंद्रजाल दिखा रहे थे। इंद्रजाल का शाब्दिक अर्थ होता है इल्यूजन, माया, जादू के खेल दिखाना। तो कवि बदलते हुए मौसम को देख करके ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मानो स्वयं देवता इंद्र बादल रूपी विमान में यहाँ वहां घूमकर जादू के खेल दिखा रहे थे। यानी कि जो मौसम में बदलाव हो रहा था, कभी धूप हो रही थी, कभी वर्षा हो रही थी, वह इंद्र के द्वारा दिखाए गए जादू के खेल के कारण हो रही थी। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए प्रतीत होते हैं। तालाब के ऊपर उड़ते बादल को देखकर लगता है कि मानो सरोवर जल गया हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। इस प्रकार इंद्र बादलों रूपी विमान में बैठकर वहां अपने जादूगरी के खेल दिखा रहे थे। तो यह थी पर्वत प्रदेश में पावस कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझने में आसानी हुई होगी।
ज्ञानशाला से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।